नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड क्लास 7 का चैप्टर 10 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन इंट्रोडक्शन। यहाँ हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देंगे हर सेंटेंस का, और अगर आपको पार्ट में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यू विल गेट द आंसर फॉर दैट। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बस आपसे 3 सवाल करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चों को पता होने चाहिए। पहला सवाल है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, और तीसरा सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ। अगर आपको इनके आंसर पता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन आसान भाषा में कहो तो एक रूल बुक की तरह होती है। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए डिफरेंट रूल्स जो भी चाहिए होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? ये बनाया था, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तीसरा सवाल है कि ये कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो अब पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनका एक कोट दिया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हमारी इंडिया को सर्व किया था 1950 से लेके 1962, यानी 12 साल, और उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फाइट भी की थी। यहाँ वो कह रहे हैं, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट इफ वी आर एबल टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच हैव बीन अडॉप्टेड, आई एम श्योर वी शैल बी एबल वेरी सून टू मेक अवर कंट्री ग्रेट। कह रहे हैं कि अगर हम सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करें, यानी जैसा उसमें लिखा है उसको माने और फॉलो करें, तो हमारा देश बहुत जल्द एक महान देश बन सकता है। दिस इज अ ग्रेट गोल विच इज विद इन अवर पावर टू रीच, बट इट्स रियलाइजेशन वुड रिक्वायर हार्ड फिजिकल एंड मेंटल लेबर एंड अबव ऑल ग्रेट मॉरल रीजनरेशन। यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो लक्ष्य है देश को महान बनाने का, ये हमारे बस में है, हम इसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हम सब लोग मेहनत करें। वी हैव प्रिपेयर्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, बट द सक्सेसफुल वर्कशिप of democratic institution requires in those who have to work with them willingness to respect the viewpoint of others, capacity for compromise and accommodation। हमें एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहां सबको वोट डालने का अधिकार हो, सबको बराबरी का हक मिले। लेकिन अगर हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को सही चलाना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे की बात का सम्मान करना होगा। तो बच्चों, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हमें मिलजुल के काम करना होगा, तभी हम एक कंट्री को ग्रेट बना सकते हैं। मेनली ये यही कह रहे हैं इस कोट के अंदर। नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड वन। तो कॉन्स्टिट्यूशन देश के नियमों की किताब होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक रूल बुक होती है, ये बताता है कि सरकार कैसे चलेगी और नागरिकों के क्या क्या अधिकार और उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे। जैसे खेल के नियम होते हैं, वैसे ही देश को चलाने के लिए संविधान भी जरूरी होता है। दूसरा प्रश्न है, हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड? भारत का संविधान कैसे बना? 1946 में संविधान सभा बनी, ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अवर फ्रीडम स्ट्रगल एंड सिविलाइजेशन हेरिटेज इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूशन? आजादी की लड़ाई से हमें समानता, न्याय और स्वतंत्रता जैसे विचार मिले। समानता यानी इक्वालिटी, जस्टिस और इंडिपेंडेंस जैसे आइडियाज मिले, और हमारे कल्चर ने सभी रिलीजन्स को इक्वल और नेचर से प्रेम करना भी सिखाया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाई इज इट स्टिल रेलेवेंट? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डेमोक्रेसी और सिक्युलरिज्म जैसे एलिमेंट्स हैं, और ये समय के अनुसार बदले भी जा सकते हैं, तो इसलिए ये आज के समय में भी यूजफुल है। आगे बच्चों एक सीन दिया हुआ है जो 26 जनवरी के दिन का है, जहाँ पे माँ जोर से आवाज लगाती है कि उठो, परेड शुरू हो गई है। 26 जनवरी पे हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं और उसकी दूरदर्शन पर परेड दिखाई जाती है। ये तो आप सबको पता ही होगा। यहाँ ये सीन इसलिए दिया गया है ताकि हमें पता चले कि 26 जनवरी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था, इसलिए हम हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं। ये जो बच्चों पिक्चर दी गई है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पिक्चर है, और इसे सेफ रखने के लिए इसे हीलियम फिल्ड ग्लास केस में पार्लियामेंट में रखा गया है। हीलियम गैस जो होती है वो पेपर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए इसे हीलियम गैस में प्रिजर्व करा गया है, और ये बताया जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए।
यहाँ लिखा हुआ है इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 3 लिस्ट ऑल द क्वेश्चंस दैट कम टू योर माइंड अबाउट अ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप 3 बच्चों का ग्रुप अपने क्लास में बना सकते हो और एक सवाल जो सवाल आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आते हैं आप मिलके उनको डिस्कस करना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कभी बदला जा सकता है, क्या हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक जैसा होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द डॉक्यूमेंट दैट मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ अवर कंट्री प्लेज टू अपहोल्ड। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान हमारे देश की सबसे जरूरी किताब है। इसमें लिखा गया है कि देश कैसे चलेगा, लोगों के क्या हक है और सरकार क्या क्या कर सकती है। जब कोई व्यक्ति देश का बड़ा पद संभालता है जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या न्यायाधीश, तो वो सबसे पहले ये वादा करता है कि मैं इस संविधान का पूरा सम्मान करूंगा और उसी के अनुसार काम करूंगा। जैसे स्कूल में मॉनिटर बनने से पहले हम बोलते हैं ना कि मैं सब स्कूल के नियम पालन करूंगा, ऐसे ही संविधान का भी पालन करना होता है। द प्रेसिडेंट टेक्स एन ओथ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इट। जैसे मैंने समझाया वैसे ही प्रेसिडेंट ओथ लेता है इसकी। द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड जजेस प्रॉमिस टू फॉलो इट्स प्रोविजन। और ये प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर और जजेस इसे फॉलो करने के लिए प्रोविजन लेते हैं। अब पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? अ सिंपल आंसर इज दैट इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट स्पेल्स आउट अ नेशंस बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज। वही जो मैंने बताया, सीधी भाषा में कहो तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें ये बताया गया है कि देश कैसे चलेगा, क्या कानून होंगे, देश की क्या क्या प्रिंसिपल्स होंगे, कैसी कैसी नीतियां होंगी। इट लेज आउट द फ्रेमवर्क ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है कि सरकार के 3 हिस्से होते हैं। लेजिस्लेचर होता है जो देश के लिए कानून बनाता है यानी जो बनाने वाला। एग्जीक्यूटिव होता है जो बनाए गए कानून को लागू करता है, यानी खाली कानून बनाने से नहीं होता अगर आप उसे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट ना करो। तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो उसे लागू करवाते हैं। जुडिशरी जो होती है वो किसी भी कानून का पालन सही से हो रहा है या नहीं है ये चेक करती है। जैसे कि कोर्ट्स checks and balances amongst the 3 organs of government to ensure the fairness, responsibility and accountability। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी डिसाइड किया जाता है कि ये जो तीनों पार्ट्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये एक दूसरे के ऊपर नजर भी रखे, मतलब किसी एक को ज्यादा पावर ना मिल जाए ताकि वो गवर्नमेंट को डोमिनेट ना करे। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि एक नागरिक के क्या क्या अधिकार हैं, जैसे बोलने की आजादी, पढ़ाई का अधिकार, कोई भी रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार, ये सब हमारे राइट्स में आते हैं। और ये भी बताया जाता है कि सिटीजन्स के क्या क्या ड्यूटीज हैं, जैसे देश की रक्षा करना, सफाई करना, दूसरों का सम्मान करना, झंडे की रक्षा करना, ये सब भी आता है। एन आउटलाइन ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आज के लिए नहीं बना है, ये हमें बताता है कि फ्यूचर में हमारा देश कैसा बनेगा, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, जैसे गरीबी हटाना, समानता लाना, सबको शिक्षा का अवसर देना, ये सब भी इसी के पार्ट है। यहाँ बच्चों लेट्स एक्सप्लोर के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कबड्डी मैच का। यहाँ दोनों टीमों के अंदर एक डिफरेंस आ जाता है मैच के बीच में, और तब उनकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? जो मैच का रूल बुक होता है। उसी तरह से जब भी हमारी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है हमें भी एक रूल बुक की जरूरत होती है, और उसका काम कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन देश की एक रूल बुक की तरह है जो बताती है कि देश में क्या सही है, क्या गलत है, कौन क्या कर सकता है और सभी को क्या करना चाहिए। जस्ट एज योर टेक्स्ट बुक हैज मैनी सेक्शंस एंड चैप्टर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ईच पार्ट हैज सेक्शन विद इन इट। बच्चों जैसे आपकी किताब में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी 25 चैप्टर्स हैं या पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, और हर हिस्सा फिर कई सब सेक्शन में बटा हुआ है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इसमें 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे, और ये अब बढ़ चुके हैं क्योंकि देश में कुछ चीजें बदलती रहती हैं, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, तो इसीलिए ये भी बदल चुका है। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। When it came into effect, it had 22 parts and 8 schedules। यही वाली बात जो मैंने आपको बताई, और ये हमारे दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। The basic rules and principles in a constitution determines what kind of a government will be there, how it will be formed and how it will function। तो बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करता है कि देश में कैसी सरकार होगी, वो कैसे बनेगी और वो कैसे काम करेगी। जैसे कोई गेम होता है उसमें पता होता है ना आपको कि कौन अंपायर होगा, कौन कैप्टन होगा, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी सरकार का पूरा ढांचा बना हुआ होता है। दिस इंक्लूड्स मैनी प्रिंसिपल्स वी सॉ इन द प्रीवियस चैप्टर, सच एज हाउ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे वर्क।
पिछले चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा था कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैसे बनते हैं और वो कैसे काम करते हैं, मैंने आपको बता दिया। वैसे लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशरी ये देखता है कि कानून सही तरीके से लागू हो भी रहा है या नहीं। अ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब फॉर एग्जाम्पल हाउ लॉज आर टू बी मेड एंड इम्प्लीमेंटेड, हु इलेक्ट्स द एग्जीक्यूटिव, हाउ द जुडिशरी इज मेड एंड व्हाट राइट्स एंड ड्यूटीज इंडिविजुअल सिटीजन हैव। तो वही सब बातें जो मैंने आपको अभी बताई थी, वही सब है। कानून कैसे बनेगा, सरकार कौन चुनेगा और हर सिटीजन को क्या क्या राइट्स मिलेंगे और उनके क्या क्या ड्यूटीज होंगी। तो आपने देखा कि देश को चलाने के लिए एक रूल बुक कितनी जरूरी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन वही रूल बुक की तरह काम करता है जो हमें इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रास्ता दिखाती है। Many constitution including the Indian constitution also states the values and ideals the country is committed to, for instance equality and justice for all, fraternity, pluralism and freedom। इसमें बड़े भारी भारी वर्ड्स आ गए, इनसे डरना नहीं है, ये सिंपल से वर्ड्स हैं। मैं आपको बता देता हूँ। इक्वालिटी का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, ये बराबरी होनी चाहिए। जस्टिस का मतलब इंसाफ होता है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड, मतलब हम सब एक भाई हैं। प्लूरलिज्म का मतलब होता है कि सब रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर देश में समान है और सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। और फ्रीडम होता है आजादी, जैसे कि हमें बोलने की आजादी, अपनी बात रखने की आजादी, वो सब फ्रीडम में आते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ नियम और कानून ही नहीं बनाता, बल्कि ये भी बताता है कि हमारे देश की वैल्यूज या आइडियल्स का बेसिस क्या है। तो वो ये सब है, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम एटसेट्रा। In fact, it is these values and ideals that usually form the basis for the laws and principle in a constitution। तो असल में ये जो वैल्यूज और आइडियल्स हैं, यही हमारे संविधान के लॉज और प्रिंसिपल की जड़ होते हैं। मतलब ये इन्हीं के ऊपर हमारा संविधान बना हुआ है। Some of the important things that most constitutions contain। तो बच्चों यहाँ पर एक ये आपको पिक्चर सा दिखा रखी है, इसमें 6 पॉइंट्स लिखे हुए, इनको हम थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, वैल्यूज एंड आइडियल्स ऑफ अ सोसाइटी। तो हमारे समाज में इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम जैसे आदर्श होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं आदर्शों को अपनाता है और बताता है कि हम इसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो वैल्यूज एंड आइडियल्स आर इंपॉर्टेंट। फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार के वही जो 3 हिस्से मैंने आपको बताया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि इन तीनों का काम क्या है और कौन क्या करेगा। पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ये तय करता है कि देश में कैसी पॉलिटिकल सिस्टम होगा। जैसे भारत में डेमोक्रेसी है, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट सरकार चुनती है, और कई देशों में मोनार्ची होती है, जैसे किंग और क्वीन का शासन होता है, जैसे यूके के अंदर है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि यार नागरिक के क्या क्या अधिकार हैं, जैसे बोलने की आजादी, शिक्षा का अधिकार, ये तो आपको पता ही होगा। बच्चों मैं एक चीज और बता दूं आपको कि राइट्स और ड्यूटीज में भी फर्क होता है। जैसे राइट्स होते हैं जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, जैसे आपको एजुकेशन का राइट है, आपको स्कूल में पढ़ने का अधिकार है। लेकिन ड्यूटीज वो होती हैं जो आपको करनी चाहिए अपने कंट्री के लिए। जैसे स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करना आपकी ड्यूटी है, सड़क को साफ रखना आपकी ड्यूटी है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना आपकी ड्यूटी है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी तय करता है कि सरकार कैसी बनेगी, कौन चुनाव लड़ सकता है, प्रधानमंत्री कैसा बनेगा, राज्य और केंद्र की भूमिका क्या होगी, यानी सेंट्रल और स्टेट का क्या रोल होगा। तो ये सब स्ट्रक्चर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को ये भी बताता है कि उन्हें किन वैल्यूज के हिसाब से काम करना है। उसे देश के लोगों की भलाई के लिए काम करना होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना होगा, सबके साथ न्याय और समानता से पेश आना होगा, यानी जस्टिस और इक्वालिटी से। जैसे क्लास टीचर्स सभी बच्चों को एक जैसा ट्रीट करती है, वैसे ही सरकार को भी सभी नागरिकों को एक समान व्यवहार करना होगा। आगे बच्चों फिर से एक सेइंग लिखी हुई है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट थे जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। यहाँ पर ये सबको एनकरेज कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत का ऐसा बने कि वो हमारी कंट्री को और भी ज्यादा महान बनाए और दुनिया में सम्मान और बराबरी का स्थान दिलाए। While India was struggling for independence from British rule, it was necessary to start planning
for how we would govern ourselves. जब भारत अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब ये सोचने की जरूरत महसूस हुई कि जब हमें आजादी मिलेगी तो हम देश को चलाएंगे कैसे। पहले अंग्रेज ही देख रहे थे सब कुछ, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी। There were many important questions to be answered in a large culturally diverse and complex country like India. ये तो पता ही है सबको कि भारत बहुत बड़ा देश है और जहाँ पर बहुत सारे रिलीजन, स्टेट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे कल्चर हैं। तो ये एक चैलेंजिंग स्टेप था। तो हमारे लिए चैलेंज था कि व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट शुड वी हैव, व्हाट रूल्स एंड प्रिंसिपल शुड गाइड टू अस, हु शुड हैव द राइट टू वोट, हाउ शुड वी डिसाइड ऑन डिस्प्यूट। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए खड़े हो गए थे और अब इसका आंसर कौन दे सकता था? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन। टू आंसर दिस क्वेश्चन, अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946, इनिशियली विद 389 मेंबर्स, लेटर रिड्यूस्ड टू 299 आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ऑफ विच 15 वर वुमेन। जब हमारे देश को आजादी मिलने वाली थी तो ये जरूरी था कि हम खुद के लिए कुछ रूल्स बनाएं और इन रूल्स को तय करें और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इसीलिए एक विशेष सभा बनाई गई, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। इसे 1946 में बनाया गया था। शुरुआत में इसके अंदर 389 मेंबर्स थे, लेकिन भारत के बंटवारे और पार्टीशन के बाद ये नंबर 299 ही रह गया था। इनमें से 15 मेंबर्स जो थी वो लेडीजें थी, क्योंकि ये उस समय बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम महिलाओं को भागीदारी बहुत कम हुआ करती थी। दीज मेंबर्स रिप्रेजेंटेड इंडियाज डाइवर्स रीजन, प्रोफेशन एंड सोशल ग्रुप। ये सभा में जो लोग थे वो भारत के हर कोने, हर धर्म और हर लैंग्वेज, हर जाति और अलग अलग कामों से जुड़े हुए थे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डेवलप्ड एंड रिटन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 3 years। जैसे मैंने बताया कि इसे लिखने में बहुत टाइम लगा, ऑलमोस्ट 3 years का टाइम लगा था। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 9 December 1946 विद इट्स मेंबर्स इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द प्रोविंसेस। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को बनी थी। इसमें जो सदस्य थे वो सीधे जनता के द्वारा ही चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये तो हम सबको पता ही है। द वर्क वॉज completed on 26 November 1949 and the resulting document was adopted as the Constitution of India on 26 January 1950, which is why we celebrate this day annually as Republic Day। तो 3 साल की मेहनत के बाद संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसी वजह से हम 26 जनवरी 1950 को, उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए रिपब्लिक डे मनाते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जब संविधान 26 जनवरी 1949 को पूरा हो गया था, हमने उसे 26 जनवरी 1950 में क्यों लागू किया गया? हमने ये टाइम का वेट क्यों किया? वाई 26 जनवरी को ही डेट हमने क्यों चूज करी? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमने सेलिब्रेट किया था, ठीक है। तो उस दिन को याद करते हुए हमने 26 जनवरी की डेट को चूज किया। जबकि हमारा संविधान बन चुका था, तब भी हमने 26 जनवरी की डेट को सिलेक्ट किया कि इसी दिन हम हर साल रिपब्लिक डे मनाएंगे और यही दिन सही रहेगा। द इनिशियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, an eminent social reformer and the first law and justice minister of independent India। संविधान का जो पहला ड्राफ्ट या रफ कॉपी तैयार हुई थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाई थी। उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वो तो आपको पता ही होगा कि वो समाज सुधारक थे, उन्होंने कई सोशल काम करे हैं कंट्री के लिए और ये पहले हमारे लॉ और जस्टिस मिनिस्टर भी थे। आगे बच्चों, यहाँ लेट्स एक्सप्लोर के अंदर आपके लिए एक एक्टिविटी है जहाँ पर आपको अपने रीजन्स के या अपने स्टेट्स के कुछ लोग ढूंढने हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद करी है। उसके लिए चाहे तो आप अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर किताबें देख सकते हैं, अपने अध्यापक या आसपास के बुजुर्गों से पूछ सकते हैं और या किसी सरकारी वेबसाइट जैसे संसद.in पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। व्हाट शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? While the constitution were developed by the Constituent Assembly, it had many influences. The experience, ideas and ideals of the Indian freedom movement were a significant influence. तो बच्चों, भारत की आज़ादी की लड़ाई का जो अनुभव था या जो भी उसके विचार थे फ्रीडम मूवमेंट के, वो संविधान को बनाने में सबसे बड़ा उनका आधार रहा था। क्योंकि ये तभी की बात थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो हमें उसी वक्त नई नई आज़ादी मिली थी, इसलिए उसका असर हमारे संविधान पर काफ़ी रहा। जैसे कि भारत ने देखा कि अंग्रेजों ने हमें इक्वालिटी, लिबर्टी
और जस्टिस नहीं प्रोवाइड किया, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमारा देश ऐसा होगा जहां पर हर कोई बराबर होगा और आजाद होगा। सेकेंडली, वी गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इंडिया सिविलाइजेशन, हेरिटेज एंड कल्चर ऑल्सो प्लेड अ की रोल। भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति भी हमारे संविधान में दिखती है। यूजफुल लर्निंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज वर ऑल्सो कंसिडर्ड। बच्चों, दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से भी जो बातें अच्छी लगी उन्हें हमने अपनाया। जैसे उन्होंने यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिए, यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया और आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए। यहाँ हम इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मैनी की आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स वर एनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द कॉर्नर स्टोन फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी ये एक मील का पत्थर था। अ नंबर ऑफ लीडर्स ऑफ द इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट वर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके जो मेंबर्स थे वो ज्यादातर फ्रीडम मूवमेंट फाइटर्स ही थे, एंड देयरफॉर कैरिड देयर एक्सपीरियंस एंड आइडियाज फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे मैंने बताया कि उन्होंने अपने आइडियाज और जो अपने एक्सपीरियंस जो उनके ऊपर बीती थी या जो उन्होंने देखा था कि अंग्रेजों ने भारत के साथ ये गलत किया था, तो वो चीजें उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली। सम ऑफ दीज वैल्यूज एंड आइडियल्स आर इक्वालिटी ऑफ ऑल, जस्टिस फॉर ऑल, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, preservation of India's cultural heritage, and the idea of using the constitution as a tool for and means of achieving these values and ideals. Constitution जिन बातों को सबसे जरूरी मानता था ना, वो थी इक्वालिटी, जैसे सब लोग बराबर हों, जस्टिस मिले, हर किसी को न्याय मिले जो अंग्रेजों के टाइम पे नहीं मिलता था, फ्रीडम हो, हर किसी को मतलब आज़ादी मिले और अपनी बात रखने का फ्रीडम हो, यानी आप अगर किसी हायर अथॉरिटी के बारे में कोई कंप्लेन करना चाहते हो तो आपको फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा हो, आपस में लड़ाई ना, जैसे हिंदू मुस्लिमों को अंग्रेजों ने लड़ा दिया था। इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करें, यानी हमारी भारत की संस्कृति जो है उसको, सांस्कृतिक विरासत जो है उसको प्रिजर्व करना है हमें, ठीक है। द एक्सपीरियंस एंड लर्निंग फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल ऑल्सो प्रोवाइडेड आंसर्स टू मैनी ऑफ द हाउ एंड व्हाट क्वेश्चंस। तो आज़ादी की लड़ाई से जो हमें अनुभव मिले उससे हमें कई सवालों के जवाब मिल गए, कि जैसे सरकार कैसे बनेगी यानी हाउ वाले क्वेश्चन, और किसके क्या अधिकार होंगे यानी जैसे व्हाट वाले क्वेश्चन, और देश में न्याय और व्यवस्था कैसे चलेगी यानी हमारे देश की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कैसे चलेगा। यहाँ एक इमेज दी गई है, यह तस्वीर संविधान सभा की है जहाँ भारत का संविधान लिखा और तय किया गया था। तो आप देख लो कि यहाँ पे नेता और सदस्य बैठकर चर्चा कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ मिलके तय कर रहे हैं कि हमारे देश के सबसे अच्छे नियम क्या होने चाहिए। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वही वाले हाउ वाले और व्हाट वाले क्वेश्चंस, कि इन सब चीज़ों के आंसर हमें आगे चैप्टर में मिल जाएंगे। हाउ डू वी मेक श्योर दैट एवरी एडल्ट सिटीजन हैज अ राइट टू वोट, तो मतलब हर किसी को राइट टू वोट मिले, इसके लिए हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली, जिससे हर 18 साल से ज़्यादा वाले पुरुष या स्त्री जो भी होंगे उनको वोट डालने का अधिकार होगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उन सबको वोट डालने का अधिकार होगा। इससे आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में दिया गया है। कैसे हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के अधिकारों को अलग अलग रखें ताकि वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करें। कैसे हम गारंटी करें कि हर इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट हो, यानी जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे इक्वालिटी है तो वो मुझे मिले, ठीक है। व्हाट शुड बी द प्रोसेस इफ वी वांट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा। सेंट्रल और स्टेट यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका क्या मतलब, उन दोनों का रिलेशन कैसा होगा, सेंट्रल का कितना रोल होगा गवर्नमेंट चलाने में और स्टेट का कितना रोल होगा, तो ये सब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखा हुआ है। आगे हम अपने सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारी सिविलाइजेशन, हेरिटेज और हिस्ट्री का क्या रोल रहा। भारत का जो इतिहास या हिस्ट्री और उसकी पुरानी सभ्यता है ये बहुत समृद्ध रही है। हमारे देश में हजारों साल से ऐसे विचार और परंपराओं को अपनाया गया है जो समझदारी, एकता और सीखने पर जोर देते हैं। यही सब चीजें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल की है। दिस आइडिया ऑफ इंडिया बीइंग वन कंट्री इज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. Some fundamental principles are embedded in our culture: acceptance of the idea that people could have different point of view, nature as sacred, the pursuit of learning and knowledge, respect for women, the concept of Vasudev Kutumbakam and Sarva Bhavantu Sukhnai. All these principles find a place in the constitution, through you might find them expressed a little differently. भारत एक देश है, इस सोच को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मजबूती से शामिल किया गया। हमारी संस्कृति में कुछ बहुत सारे वैल्यूज हैं, जैसे हर किसी की सोच को मान्यता देना और हमारे नेचर को पूजने मानना, जैसे हम गंगा नदी की पूजा करते हैं। ज्ञान और सीखने की चाह रखना, मतलब नॉलेज तो हमेशा मिलती ही रहनी चाहिए। और महिलाओं का सम्मान करना, मतलब लेडीज को सुप्रीम रखा गया है।
वसुदेव कुटुंबकम, यानी ये एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब है यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। कुटुंब मतलब परिवार। सर्व भवेंतु सुखिन, यानी सभी प्राणी सुखी रहे। मतलब हम यहाँ पर एक ये ब्लेसिंग है, सर्व भवेंतु सुखिन मतलब हमें हर किसी की अच्छा चाहना है, हमें चाहना है कि हर एक प्राणी सुखी रहे। ये विचार हमारे संविधान में अलग तरीके से लिखे गए हैं, लेकिन इनका मूल भाव वही रहा है, मतलब जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो वही रहा है। अर्लियर वी डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नेंस सिस्टम दैट वी एक्सपेरिमेंटेड विद इन इंडिया from the Janpadas, Sanghas, rulers and their council, Kautilya's concept of Saptanga, Rajdharma and so on. On the whole, there has been a great emphasis on the duties and role of the people in governance. यहाँ लिखा है कि भारत ने कई तरह के शासन के तरीके अपनाए थे पुराने समय में, जैसे जनपद, संघ, राजा और उनकी सभा वगैरह। कौटिल्य जैसे विद्वानों ने शासन के लिए सप्तांग, सिद्धांत और राजधर्म जैसे विचार दिए थे, जिनका मतलब था कि एक अच्छा राजा कैसा हो और जनता का ध्यान कैसे रखे। तो ये सब जो विचार हमने कौटिल्य वगैरह से लिए थे, जो कि कैसा राजा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब विचार हमने अपने हिस्ट्री से लेकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले हैं। और हमेशा इस बात पर ये भी जोर रहा है कि जनता की भी शासन में भूमिका होनी चाहिए, मतलब सिर्फ राजा की नहीं, जनता की भी होनी चाहिए। It was therefore quite natural that the constitution makers would incorporate these ideas of our civilization heritage into our constitution. Fundamental duties, for instance, are part of it. तो बच्चों, मैंने बताया था आपको फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज वो होती हैं जो सिटीजन्स का रोल होता है अपने कंट्री की तरफ। इसे आप डिटेल्स में अभी आगे हम पढ़ेंगे एक एक ड्यूटीज को। आगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी चीज वो है लर्निंग फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी हमने दुनिया से क्या लिया जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। In addition, in the Indian tradition of a no bhadra kartavya yantu vishwata, let noble thought come to me from every side, the constitution's maker studied the constituents of France, USA, UK, Ireland, Australia and other countries that have a democratic system to explore their usefulness for our context. यहाँ कह रहे हैं कि हमारे देश की ये पुरानी सोच है कि हमें हर दिशा से अच्छे विचार हमारे पास आए, इसलिए संविधान बनाने वाले लोगों ने ये मानते हुए कि जो भी अच्छा और सही लगे, चाहे वो किसी भी देश से हो, हमें उसे अपनाना चाहिए। तो जिस भी कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम था, वहाँ के हमने संविधान को पढ़ा और उनकी जो भी अच्छी बातें थी वो हमने अपने संविधान में डाली हैं। भारत के संविधान बनाने वाले ने फ्रांस, यूएसए, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कई ऐसे देशों के संविधान को पढ़ा। For example, the ideals of liberty, equality, fraternity were adopted from France Constitution, which enshrined them from the French Revolution of 1789. The idea of the directory principles of state policy, which we will study shortly, was inspired by the Irish Constitution, and the American Constitution helped shape the concept of an independent judiciary. Liberty, equality और fraternity यानी भाईचारा, ये तीन बातें फ्रांस के संविधान से ली गई हैं। फ्रांस में 1789 की क्रांति हुई थी बच्चों, ये तीन बातें जरूरी मानी गई थी और हमारे देश ने इन्हें अपने संविधान में शामिल किया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब सरकार को क्या काम करने चाहिए, उसके लिए प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, जैसे सभी को खाना, पढ़ाई और नौकरी मिले। ये विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अमेरिका से लिया हमने जुडिशरी जो है वो कोर्ट यानी जुडिशरी यानी कोर्ट पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। कोई सरकार या नेता कोर्ट को अपने हिसाब से ना चला सके। यहाँ ये जो चित्र है ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे फ्रांस की क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 1789 में तैयार किया गया था। इस डॉक्यूमेंट का नाम है घोषणा पत्र मनुष्य और नागरिक के अधिकार यानी डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड द सिटीजन। इसमें तीन सबसे जरूरी बातें शामिल थी, लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस, और इन तीनों बातों को हमने अपने संविधान में डाला था। इस डिक्लेरेशन ने पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की दिशा में प्रेरित किया था यानी मोटिवेट किया था। भारत के संविधान में सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि रामायण, महाभारत और गुरुकुल जैसे ऐतिहासिक चित्र भी शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं इन सुंदर चित्रों के पीछे क्या छिपा है संदेश। चित्र 10.6 के अंदर ये जो चित्र है ये गुरुकुल की झलक दिखा रहा है। गुरुकुल पुराने समय में जहाँ पर छात्रों को शिक्षा मिलती थी उसे गुरुकुल कहते थे, जहाँ बच्चे गुरु के साथ जंगल में रहकर जीवन की शिक्षा पाते थे। यह चित्र सिटीजनशिप यानी नागरिकता वाले भाग में है। इसका मतलब है कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए केवल जन्म से नहीं बल्कि अच्छे संस्कार और शिक्षा से भी तैयार होना जरूरी है। दूसरा चित्र रामायण से लिया गया है। इस चित्र में श्री राम लंका से सीता माता को वापस ला रहे हैं। यह रामायण का एक महत्वपूर्ण दृश्य है। इसे संविधान के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से जोड़ा गया है। श्री राम ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। ठीक वैसे ही हमारा संविधान हमें भी अधिकार देता है, बोलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बराबरी का अधिकार। तीसरा चित्र महाभारत से लिया गया है जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। इसमें बताया गया है कि क्या सही और क्या गलत
और कैसे हमें अनेक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। ये सिद्धांत सरकार को बताते हैं कि उसे कैसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। अगला चित्र उड़ीसा की पुरानी सुंदर मूर्ति कला का उदाहरण यानी स्कल्पचर है। यह चित्र यूनियन और स्टेट रिलेशनशिप यानी केंद्र और राज्य सरकार के रिश्तों से जुड़ा है। इसका मतलब है कि भारत की विविधता और संस्कृति का सम्मान करते हुए, यानी क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और बहुत सारे कल्चर्स हैं, तो हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सेंट्रल और स्टेट को मिलके आपस में काम करना चाहिए। यह चित्र नटराज यानी नृत्य करते हुए भगवान शिव जी को दिखाता है। नटराज का नृत्य सृष्टि के निर्माण, पालन और संहारक प्रतीक माना जाता है। इसे संविधान के फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट से जोड़ा गया है। आगे ये जो चित्र है ये महाबलीपुरम का दृश्य है गंगा अवतरण का, जहाँ पर भागीरथ जो है वो गंगा को धरती पर लेकर आते हैं। इस चित्र में भागीरथ की तपस्या और उनके बाद गंगा का धरती पर अवतरण दिखाया गया है। यह उस भाग से आता है जो भारत के अंदर व्यापार, संपर्क और यात्रा को लेकर नियम बनाता है, यानी ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, आगे का जो चित्र है अकबर और मुगल समय से जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा है हमारे केंद्र और राज्य के रिलेशन से। आगे जो सबसे यहाँ पे जो चित्र है ये हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी का चित्र है। ये सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का है, जहाँ देश विदेश से विद्यार्थी आकर पढ़ाई करते हैं। ये हमारे देश में शिक्षा और ज्ञान के महत्व को दर्शाता है। एजुकेशन और नॉलेज कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये सब चीजें यहाँ से पता चलती हैं। आगे कुछ की फीचर्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि हमने पहले से भी पढ़े हुए हैं। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड द सेपरेशन ऑफ पावर इज एसेंशियल फॉर देयर इफेक्टिव वर्किंग। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि 3 तरह के होते हैं, बार बार बताया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और तीनों का इंडिपेंडेंट वर्क होता है, तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। द लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, जैसे मैंने बताया था कि वो लॉ बनाता है। लॉ इज इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव उनको पालन करता है, विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होता है। जुडिशरी एंश्योर्स दैट ऑल लॉज मेड आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो भी लॉ बने हैं जुडिशरी ये देखता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बने हैं कि नहीं बने हैं। इट ऑल्सो डिसाइड वेदर अ लॉ हैज बीन ब्रोकन एंड व्हाट पनिशमेंट इज नेसेसरी, और अगर कोई कानून तोड़ा गया है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी, ये सब जुडिशरी देखती है। वी हैव अ 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट का 3 टायर सिस्टम है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। सेंट्रल का बताया था मैंने कि जो मेनली पैसे बनाने का काम करता है, स्टेट जो है वो स्टेट लेवल पर रूल करती है, और लोकल होती है जो गांव कस्बों के अंदर काम करती है, जैसे पंचायती राज सिस्टम। सम फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर रिजर्व्ड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर्स आर असाइन्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट। कुछ सेंट्रल के काम होते हैं और कुछ स्टेट के काम होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेसेस दिस पॉइंट कॉम्प्रिहेंसिवली. It clearly defines the roles, functions, and responsibilities and accountability measures for each organ of government. The electoral system has been laid down to ensure that every eligible citizen of the country is enabled to vote. संविधान में इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझाया गया है कि किसका कौन सा काम है। हर हिस्से का काम, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही साफ साफ बताता है हमारा संविधान। कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि हर 18 साल से ऊपर का नागरिक वोट डाल सके, यानी लोकतंत्र को मजबूत करने का तरीका है। अदर कोर एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. द infographics provided us with example of a few of the fundamental duties and rights. The directive principles of state policy represent the essence of the social and economic vision that the framers of the constitutions had for India. The example we present in the infographic illustrate the principles they want to govern to follow. तो यहाँ ये बताया गया है कि ये 3 चीजें जो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि हमारी सरकार को, देश को किस दिशा में ले जाना है। आगे कुछ इन्फोग्राफिक है जिससे कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं। वो ये बताते हैं कि संविधान बनाने वालों ने देश की सरकार से कैसी उम्मीदें रखी कि वो कैसे काम करे और किस सोच के साथ आगे बढ़े। आगे है डोंट मिस आउट का कॉलम। इसमें लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गोल्स दैट द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू अचीव. दे रिफ्लेक्ट द डायरेक्शन दे विश द कंट्री टेक टू मेक इंडिया बेटर फॉर ऑल. फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी इन द कंट्री मस्ट हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. बट इफ द गवर्नमेंट डज नॉट मेक एफर्ट्स टू फॉलो दिस, वन कैन नॉट गो टू जज एंड कंप्लेन अबाउट इट. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो गोल बनाती है
जिसे गवर्नमेंट को अचीव करने के लिए ट्राई करना चाहिए, और उन्हें वो दिशा प्रदान करती है, वो डायरेक्शन देती है कि कंट्री को एक बेटर कैसे बनाया जाए, मतलब जैसे कंट्री के अंदर सबका गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। और अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों के लिए एफर्ट नहीं लगाती है एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो कोई उन्हें जाके जज या कंप्लेन नहीं कर सकता। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कुछ गाइडलाइंस की तरह हैं, वो कोई रूल्स नहीं है। जबकि फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो प्रोमिसेस या रूल्स होते हैं जो कि रखे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। उनके अगेंस्ट अगर वो फॉलो नहीं की जाते, आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हो। द पीपल हु रोट अवर कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड दिस सिस्टम ऑन पर्पस। तो लोगों ने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने ये पर्पसली डाला कि दे वांटेड सम राइट्स दैट कुड बी डिमांडेड इमीडिएटली। मतलब फंडामेंटल राइट जैसे उनकी बात की जा रही है कि आप उनकी तो डिमांड कर सकते हो, उनके लिए कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन कुछ बिगर गोल्स होने चाहिए, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिन्हें अचीव करने के लिए कुछ समय लगता है। जैसे हमारी कंट्री बढ़ेगी तो हम उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। यहाँ नीचे लेट्स एक्सप्लोर के अंदर एक कोट दिया गया है बेगम एजिज रसूल 22 नवंबर 1949 पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट के दौरान इन्होंने ये कहा था, और यहाँ पर इन्होंने वुमेन के राइट को उठाया है। तो ये जो कोट है ये वुमेन के रिगार्डिंग है कि उनको इक्वल चांसेस मिलने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डू यू थिंक शी वॉज रेफरिंग। तो यहाँ पर कौन से आर्टिकल की बात हो रही है? यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। यहाँ फिगर 10.14 के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज लिखे हुए हैं कुछ। जैसे फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले लिखा हुआ है राइट टू इक्वालिटी। ये आर्टिकल 14 के अंदर आता है, और इस अधिकार के अनुसार भारत में हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है। इसका मतलब ये है कि किसी से अपना धर्म, जाति, लिंग, लड़का या लड़की हो, पैसा या उनके काम करने की वजह से भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं तो दोनों को एक जैसा जुर्माना देना होगा। कोई वीआईपी नहीं होता कानून के सामने। समझ गए बच्चों? आगे है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग यह अधिकार कहता है कि हर इंसान को जीने और अपनी मर्जी से जीवन जीने का अधिकार होता है। इसका मतलब है कि किसी को बिना कारण जेल नहीं भेजा जा सकता या मारा नहीं जा सकता। पुलिस किसी को सिर्फ शक के बिना पर जेल नहीं डाल सकती, उसे पहले पक्के सबूत ढूंढने पड़ते हैं। ये होता है राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब है कि किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता, खासकर बच्चों से मजदूरी कराना पूरी तरह गैर कानूनी है। अगर कोई 10 साल का बच्चा होटल में काम कर रहा हो तो मालिक को जेल हो सकती है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के अंदर है। इस कानून के अनुसार 6 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों को मुफ्त और जरूरी शिक्षा मिलनी चाहिए। सरकार स्कूल खोलकर बच्चों को किताबें, मिड डे मील और यूनिफॉर्म देती है ताकि पढ़ाई से कोई बच्चा ना छूटे। आगे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं। ये हमें कुछ टारगेट्स देता है जिसे सरकार को समय के साथ पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आर्टिकल 41 में है वेलफेयर गवर्नमेंट। सरकार को इस तरह के काम करने चाहिए कि हर नागरिक को नौकरी, शिक्षा और बीमारी में मदद मिल सके। जैसे कि सरकार ओल्ड एज पेंशन या अनएम्प्लॉयमेंट फंड देती है ना, वो इसी वेलफेयर के अकॉर्डिंग देती है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी हर धर्म, जाति या कोई भी कम्युनिटी के लोग हैं उन सब के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए ताकि सबके साथ बराबरी का व्यवहार हो। आर्टिकल 38 सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी सरकार को एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, सबको बराबरी का मौका मिल सके। जैसे कि रिजर्वेशन जो डालते हैं, रिजर्वेशन में ट्रेन की रिजर्वेशन की बात नहीं कर रही हूँ, जो जॉब्स में, जो पढ़ाई के अंदर जो रिजर्वेशन मिलती है निचली जातियों को, उनकी रिजर्वेशन की बात कर रही हूँ। एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट को और पब्लिक को दोनों को मिलकर पेड़ पौधों, नदियों, जानवरों और नेचर की रक्षा करनी चाहिए। न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ, सभी को अच्छा खाना, साफ पानी और अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ये सब इसके अंदर आता है। भारत की आयुष्मान योजना जिसमें गरीबों को हेल्थ फैसिलिटी दी जाती है, ये सब इसके अंदर आता है। आगे है कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे फ्लैग की, नेशनल एंथम का हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमारे देश की पहचान है और इसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। देश की रक्षा करना जब उसकी जरूरत हो, अगर युद्ध हो जाए या कोई आपदा आ जाए ना, तो हमें देश के लिए सेवा करने को तैयार रहना चाहिए। हमारी संस्कृति और विरासत की रक्षा करनी चाहिए, यानी जैसे कि ताजमहल है, लोक संगीत हैं, त्योहार हैं, इन सबको समझना चाहिए और इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पेड़ों की, नदियों की, जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, यानी हमें अपने नेचर से प्यार करना चाहिए और हर काम में मेहनत और एक्सीलेंस की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। और हमें हर बच्चे को पढ़ाई का अवसर देना चाहिए। 6 से 14 साल तक के बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए और हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे। तो अगर इन शॉर्ट बोलो तो फंडामेंटल राइट्स वो चीज़ें हैं जिनके लिए आप डिमांड कर सकते हो, ठीक है, उनका दावा कर सकते हो आप कानून में जाके।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो चीजें हैं जो सरकार को धीरे धीरे पूरी करनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज वो जिम्मेदारियां हैं नागरिकों की जो उन्हें निभानी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इसका क्या मतलब है कि हमारा संविधान कोई ऐसी किताब नहीं है जो एक बार लिख दी और फिर कभी बदली नहीं जा सकती। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी ये समय के साथ देश की ज़रूरतों के हिसाब से बदली जा सकती है और डेवलप किया जा सकता है इसे। इसीलिए इसमें अमेंडमेंट डाले जाते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। लेकिन एक कोई भी अमेंडमेंट जो पास होता है वो ऐसे ही नहीं पास होता, वो बहुत लंबे लॉन्ग प्रोसीजर के बाद जाके कोई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड होता है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर। आवर कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर रियलाइज दैट अ नीड फॉर अ न्यू लॉज एंड रूल्स वुड एमर्ज ओवर टाइम। तो यानी नए लॉज की और नए रूल्स की हमें ज़रूरत होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज एडिड इन 1976। तो ये जो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटी, ये हमारा 1976 में ऐड हुआ था, ये पहले से नहीं आ रहा। हाउएवर वी मस्ट रिमेंबर दैट एनी चेंजेस कॉल्ड अमेंडमेंट्स, जिसे हम चेंजेस को अमेंडमेंट कहते हैं, टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिग्रेसली डिबेटेड इन द पार्लियामेंट बिफोर दे आर एक्सेप्टेड। तो यानी पार्लियामेंट में उसके बारे में अच्छी खासी डिबेट होती है, बहुत अच्छी बहस होती है, तब जाकर कोई अमेंडमेंट लागू किया जाता है। सम रिक्वायर अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल, और कुछ की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर भी बहस होती है। मैनी टाइम्स ओपिनियंस आर सॉट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, और पब्लिक से भी ओपिनियन लिए जाते हैं क्योंकि हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो कभी भी हम पब्लिक को किसी भी इंपॉर्टेंट चीज के अंदर छोड़ेंगे नहीं। सम चेंजेस कैन ऑल्सो बी इनिशिएटेड बाय पॉपुलर मूवमेंट्स, और कोई भी जो क्रांति होती है या ऐसी कोई पॉपुलर मूवमेंट आती है उसके बाद चेंजेस हमेशा ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। तो संविधान बनाने वालों को ये बात पहले से ही पता थी कि समय के साथ समाज बदलेगा, लोगों की जरूरतें बदलेगी और तकनीक बढ़ेगी, तब नए नए कानून और नियमों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अमेंडमेंट का कॉलम उन्होंने पहले से ही डाल दिया था। इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई और कई आंदोलनों के बाद संविधान में कई बदलाव आते हैं, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जनता की आवाज पर बना था। याद है ना, अन्ना हजारे ने अनशन किया था उसके लिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक समय था जब लोगों को अपने घर के बाहर नेशनल फ्लैग लगाना अलाउड नहीं था, तो 2004 में एक सिटीजन ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई और उसने कहा कि ये अपने नेशन के लिए प्राइड शो करने का एक तरीका है उसका, तो उसको उसने कोर्ट में चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट एग्री हो गया था। तो उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये चीज़ भी आनी चाहिए कि आप अपने घर के बाहर फ्लैग लगा सकते हैं, मगर उसकी डिग्निटी का ध्यान रखते हुए। और पंचायती राज भी जो हमने पहले पढ़ा है, ये भी पहले हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। ये भी 1992 के अंदर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर डला है। ठीक है ना, पंचायती राज यानी जो गांव के स्तर पे जो पंचायत होती है, जो गांव के स्तरों पे काम किया जाता है। अभी इसके ऊपर एक टीवी सीरियल भी बनाया है, पंचायत, देखा हो शायद किसी ने। कैन यू फाइंड आउट द अमेंडमेंट्स मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन द पास्ट 10 ईयर्स, यानी अब पिछले 10 साल में कोई जो नए अमेंडमेंट डले हैं। एक तो मैंने ही अभी बताया था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन अभी रिसेंटली ऐड हुआ था अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ लीगल डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो अ वर्क ऑफ आर्ट, यानी भारत का संविधान सिर्फ केवल कानूनों की किताब नहीं है बल्कि एक सुंदर आर्किटेक्चरल वर्क भी है। इसे हाथ से लिखा गया है और इसके पन्नों के इतिहास को चित्रों से सजाया गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये उनका नाम है, कैलीग्राफर। कैलीग्राफर क्या होते हैं? जो सुंदर तरीके से राइटिंग लिखते हैं, और उन्होंने इसे हाथ से सुंदर तरीके से लिखा है। और नंदलाल बोस ने क्या करा है, इन्होंने ये जो चित्र बने हैं ना, जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं, मोहनजोदारो से लेकर स्वतंत्रता संग्राम, इन सब की कहानियों को चित्रों के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुंदर तरीके से दिखाया है। यहाँ ये जो आधार कार्ड वाला जो पिक्चर है, यहाँ पे सरकार ने जनता से इसके बारे में ओपिनियंस मांगे हैं। जब आधार कार्ड से जुड़े कई नियम चेंज हो रहे होते हैं तो लोग बता सकते हैं कि इसमें और क्या परेशानी या फायदा हो सकता है। सरकार सुझाव क्यों मांगती है? ताकि कानून बनाने से पहले ये जान सके कि जनता क्या सोचती है। इस पिक्चर से ये भी पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो समय के साथ जैसे जैसे नियम चेंज होते हैं वो भी चेंज होता है। आगे अंडरस्टैंडिंग द प्रीएम्बल, द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रीएम्बल क्या होता है? ये एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कह लो आप इसे, ये सोल है उसकी। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की थिंकिंग को, उसकी वैल्यूज को और उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें प्रीएम्बल बताता है। जैसे किसी किताब के पहले पन्ने पर ये लिखा होता है ना कि किताब किस बारे में है और इसका मकसद क्या है, उसी तरह संविधान की ये जो है ना प्रीएम्बल, ये हमें बताती है कि हमारा देश किन मूल्यों पर चलेगा, जैसे स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, न्याय, ये सब जो बेसिक प्रिंसिपल्स हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये उनको एक जगह
इकट्ठा करके हमें बता देती है। द कॉन्स्टिट्यूशन कोर वैल्यूज आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग विच द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो। तो गवर्नमेंट को ये सब फॉलो करना होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज हैं, ठीक है। सिटीजन्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रैक्टिस देम टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। हमें भी फॉलो करना होता है, यानी ये फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे होती हैं। दीज गाइडिंग वैल्यूज आर प्रेजेंट अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूशन बट देयर एसेंस इज रिटन इन द प्रीएम्बल। तो ये वैल्यूज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, लेकिन इसका जो निचोड़ है वो हमारे प्रीएम्बल के अंदर है। तो अब प्रीएम्बल को पढ़ लेते हैं और ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म भी हो जाएगा। प्रीएम्बल को समझने के लिए हमें कुछ वर्ड्स हैं जो इसमें लिखे हुए हैं। सबसे पहले है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम भारत के लोग, यानी भारत का संविधान किसी राजा ने, ब्रिटिश सरकार ने, किसी और ने नहीं बनाया, बल्कि भारत के चुने हुए मेंबर्स ने बनाया है, ठीक है। यानी हमने बनाया, भारत की जनता के चुने हुए मेंबर्स। सोवराइन का क्या मतलब होता है? स्वतंत्र। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, मतलब भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इसे कोई भी विदेशी ताकत यानी अमेरिका या कोई और कंट्री, चाइना, ये सब नहीं हमें चला सकते। हम एक स्वतंत्र कंट्री है और हमारे देश के फैसले, यानी अंदर हम क्या करेंगे और उसके बाहर, इन सब फैसलों, हम इन सब के बारे में हम खुद से फैसला ले सकते हैं। सोशलिस्ट का क्या मतलब है? समाजवादी। समाजवादी का क्या मतलब होता है? हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ अमीरों तक सीमित न रहकर समाज में सबके लिए समान रूप से बांटे जाएं, ठीक है। तो यानी समाजवादी, यानी समाज में सबके लिए एक बराबरी। सेक्युलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, मतलब धर्म से कोई भी भेदभाव नहीं करना। इसका मतलब है कि सरकार किसी एक धर्म को नहीं मानती, हर धर्म के लोगों को बराबरी देती है। यानी आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सबको बराबरी का अधिकार है। ये आता है सेक्युलर के अंदर। रिपब्लिक का मतलब है गणराज्य, यानी हमारे देश का जो राष्ट्रपति है ये चुना जाता है और वो किसी राजा का बेटा बनकर नहीं आता जैसे कि दूसरे कंट्रीज के अंदर होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो गणराज्य का मतलब है हमारे देश का जो नेता है वो चुने जाते हैं। जस्टिस का मतलब तो पता ही है, न्याय। हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। मतलब कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए आपको जस्टिस मिलना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, या कोई मेल हो, फीमेल हो, इसके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होता, आपको जस्टिस मिलना चाहिए। लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता, यानी हर सिटीजन को अपने विचार, सोच, धर्म, पूजा, इन सब की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप जो चाहे पढ़ सकते हो, जिस धर्म को मानना है उसको मान सकते हो। जब तक आप किसी दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो तब तक आपको लिबर्टी है कि आप अपने अनुसार चल सकते हो। इक्वालिटी का मतलब है समानता, यानी देश में हर नागरिक कानून की नजर में बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सरकार को ये देखना है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो और सभी को समान अवसर मिले, ये है इक्वालिटी। डेमोक्रेटिक है लोकतांत्रिक। इसका मतलब है कि देश की सत्ता जनता के हाथों में है, यानी जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो जनता ही तो चुनती है, तो इसलिए देश की सत्ता जनता के हाथों में है। लोग अपने नेता को चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह भी बना सकते हैं, यानी आप उनसे सवाल भी कर सकते हो कि भाई जो तुमने कहा था कि ये काम करोगे तो वो क्यों नहीं करा। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, अगर नेता अच्छा काम ना करे तो अगली बार जनता उसे वोट ना देकर हटा भी सकती है। फ्रेटर्निटी मतलब है भाईचारा। देश में सभी लोग आपस में एक परिवार की तरह हैं, कोई किसी को नीचा ना समझे। अगर एक गांव में सब धर्म और जातियों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो यही भाईचारा है। सोशलिस्ट और सेक्युलर जो ये जो वर्ड्स हैं बच्चों, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाद में जोड़े गए थे 42वें अमेंडमेंट के अंदर, ठीक है, 1976 में। तो प्रीएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, यानी सोल है, ठीक है। बिफोर वी मूव ऑन, यानी अब चैप्टर आपका खत्म हो गया है और अब यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर के अंदर ये टेबल दे रखी है। इस टेबल के अंदर ये जो फीचर्स हैं प्रीएम्बल के, जो हमने पढ़े, सोवराइन, सेक्युलर, रिपब्लिक, जस्टिस, और इनको हम अपनी डेली लाइफ में कैसे देखते हैं वो लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ एक एक करके। सोवराइन मतलब होता है स्वतंत्रता। भारत किसी दूसरे देश से आदेश नहीं लेता। जैसे भारत ने चंद्रयान 3 खुद भेजा, किसी दूसरे देश की मंजूरी की जरूरत नहीं थी उसको, सरकार अपने सभी फैसले खुद लेती है, तो ये वो है सोवराइन कंट्री। तो ये है भारत की स्वतंत्रता। सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्षता। कोई भी व्यक्ति बिना सरकार की इजाजत के अपने धर्म की पूजा कर सकता है, उसे किसी दूसरे की इजाजत की जरूरत नहीं है जब तक वो किसी की दिनचर्या में दखल ना दे। रिपब्लिक है गणराज्य, यानी हमारे देश में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे हर 5 साल में चुनाव होते हैं, कोई राजा या राजकुमार हमारा पद नहीं संभालता। कौन संभालते हैं? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं।
तो ये है रिपब्लिक कंट्री। जस्टिस का यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि स्टेट जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। कोई जॉब निकलती है तो वो ये नहीं देखती है कि लड़कों के लिए निकाले, लड़की के लिए निकाले, कास्ट के लिए निकाले, रिलीजन के निकाले, सबके लिए ही जॉब निकलती है। तो ये है इक्वल अपॉर्चुनिटीज। लिबर्टी में है कि भाई आप अपने विचार पूरी तरह से सामने रख सकते हो, ठीक है। जैसे आप अपने पसंदीदा लेखक की किताब पढ़ सकते हो, अपने विचार सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हो, लेकिन उन विचारों से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसी कोई कमेंट लिख दो जिससे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए, ऐसे भी नहीं करना है। इक्वालिटी में जैसे आपने देखा होगा कि सब बच्चों को स्कूल में एक ही ड्रेस होती है, तो सभी बच्चों को एक जैसा ट्रीट किया जाता है, चाहे वे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो। फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, जब हम त्योहारों में एक दूसरे को बधाई देते हैं, मतलब जैसे ईद होती है तो एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं, वो हमें दिवाली, हैप्पी दिवाली बोलते हैं, एक दूसरे की पड़ोसी की मदद करते हैं, तो ये भाईचारे के उदाहरण होते हैं। आगे इस चैप्टर का पूरा एक तरह से समरी लिखी हुई है बिफोर वी मूव ऑन। तो ये The Constitution of India is a guiding book or rule book which protects the right of all citizens. Citizens are also expected to follow the fundamental duties of the Constitution. तो Constitution एक रूल बुक की तरह है और citizens को अपने fundamental duties पूरी करने चाहिए। The rich civilization heritage of India, the freedom struggle and good practice from the constitutions of other countries served as the building blocks of the Indian Constitution. तो Indian Constitution के अंदर कहाँ से चीजें ली गई हैं? एक तो हमारे पहले नंबर पे हमारे civilization heritage से, दूसरा फ्रीडम स्ट्रगल्स के एक्सपीरियंस से, तीसरा दूसरे कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इट्स की फीचर्स डिफाइंस द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एंड इट्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कंट्री का और कैसी तरह की पार्लियामेंट होनी चाहिए। इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट दैट कैन बी इम्प्रूव्ड एज पर द कंट्री नीड। तो मैंने बार बार बताया कि ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी इसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं एज पर टाइम, तो इसीलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। तो बच्चों, आई होप कि आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आपको आंसर जरूर मिलेगा। और अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो।